हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं बैंकिंग चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। आईसीएसई बोर्ड का जो बुक है आपका सिरेना का, उसमें से हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। ठीक है। सो उसके पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइजेस, राइट। सो अगर मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, इन जनरल आपको बोलूं, तो द एक्सरसाइज, there are two exercises in this particular chapter, and the exercise is, the first exercise is 2A, which is uh, 11 sums, include 11 sums. Again exercise 2B में भी 11 सम है। ठीक है। सो वो जो एक्सरसाइजेस जो सम्स हैं, हम तो अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, बट फ्रॉम टुडे वी विल लाइक दिस वीडियो विल बी लाइक, इसमें इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। जरूरी है थोड़ा बहुत डिस्कशन, ऊपरी ऊपरी का डिस्कशन, या ऐसा बोल सकते हैं सुपरफिशियल डिस्कशन एक होना जरूरी है चैप्टर के बारे में। तो ना इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बोलूँ, सो बिजनेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। इसका रिसीविंग मतलब क्या? पहले तो चीज आप एक समझो कि सपोज आप बैंक वाले हो। ठीक है। आप अपने आप को बैंक वाला समझो। सो आप क्या करते हो? आप पैसा लेते हो कस्टमर से, सेफ गार्ड करते हो, मतलब उसको सेफली अपने पास रखते हो। ठीक है। और साथ ही साथ आप उसको कर्ज भी देते हो लोगों को, जिससे आपको इंटरेस्ट मिले और उसी से आपके बैंक का क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू होता रहे। ठीक है। सो इसी को हम, ये व्यवहार को हम बैंकिंग बोलते हैं। In general, people who have spare money do not keep it with them to avoid the risk of losing it by theft. अब जिनके पास पैसा है, ज्यादा पैसा है, कैश है, वो अपने घर पे नहीं रखेंगे क्योंकि चोरी होने के चांसेस है। They deposit their extra money, spare money in bank. बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट देती है उन लोग को। ठीक है। जिसकी वजह से उनको, उनका पैसा सेफ भी रहता है और उनको एक तरीके से रेवेन्यू भी मिलता है, मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट मिलता है बैंक में पैसा रखने का। दूसरी तरफ हम बोले तो सम पीपल नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू एक्सपांड देयर बिजनेस, सो दे बोरो मनी एट सम नॉमिनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा है तो बैंक में पैसा रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास, जिनको लोन की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कुछ मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, सो मुझे बैंक के पास जाना है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, वहां से लोन लूंगा। सो होता क्या है कि बैंक वो लोन जब देगी तो आपसे कुछ इंटरेस्ट लेगी, ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये जो लेन देन है पर्टिकुलरली, ये आपको पूरा का पूरा बैंकिंग में आ जाता है। अभी हम क्या बात करेंगे? बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेस कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी, जो कि हमने ऑलरेडी अभी समझा कि पैसे को अपने पास रखना और कर्जे के रूप में देना, ये इस बैंक जो इंस्टीट्यूशन उसका काम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फ्रॉम इट्स बोरोवर इज यूजुअली हायर देन दैट what it pays to depositor। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब भी आप बैंक वाले हो, समझो, ऐसा समझो कि अभी आप ऐसा सोचो कि बैंक वालों को पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा। अब जब कोई इंसान बैंक में अगर पैसा डालता है, रखता है, सेफ, उसका पैसा सेफ रहे, ये उसका अगर पर्पस है, सो उसको बैंक इंटरेस्ट देती है। सो सपोज मान लेते हैं कि इंटरेस्ट जो कि आप अगर सेविंग्स, आपका जो अगर सेविंग्स अकाउंट है और पैसा आप रखते हो बैंक में, तो आपको 4% के हिसाब से अगर सपोज आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आप सपोज 10 रुपये अगर बैंक में रखते हो तो 4% आपको सालाना, साल का एक मिलेगा। मतलब 4 रुपए अगर आपको, सॉरी, चार, सपोज 100 रुपए पकड़ते हैं आइडियली, अच्छा एग्जाम्पल, 100 रुपए आप अगर साल का रखते हो बैंक में, तो 4 रुपए आपको वो एक साल के बाद इंटरेस्ट दे देगी कि भाई आपने चलो पैसा हमारे यहाँ रखा एक साल के लिए, तो 104 रुपए आपका हो गया, देखो 100 का 104 हो गया। अब प्रॉब्लम है कि 4 रुपए एक्स्ट्रा देगी कहाँ से? तो वो क्या होता है कि जो लोग लोन लेते हैं बैंक से, उनसे बैंक थोड़ा हाई रेट में लोन देते हैं। मतलब जो भी उनके पास पैसा है बैंक के पास, वो हायर रेट में देती है। मतलब सपोज ऐसा एग्जांपल के तौर पे कि 6% के हिसाब से वो बैंक देती है किसी लोन बोरोवर को। ऐसा जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई लोन लेना चाहता है 100 रुपए,
ठीक है। सो बैंक क्या करेगी, उसको खाली 94 रुपीज ही देगी, 6 रुपए अपने पास रख लेगी। समझ में आ रहा है? तो 6 रुपए अपने पास रख लेगी। अब यही 6 रुपए में से 4 रुपए सेविंग्स वाले को देती है, तो बेसिकली 2 रुपए अपने पास रखती है। सो इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है। तो देखो उसमें जो लोन बोरोवर्स है, उनसे जो लेंडिंग होती है मनी, मतलब जहाँ पे वो कर्जे पे देता है या इंटरेस्ट पे पैसा देता है बैंक, वो ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट, बजाय जो लोग पैसा सेफली रखना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से बैंक के पास रेवेन्यू आने का एक सोर्स बन जाता है। एडिशनली टू मेक एडिशन टू मनी मेकिंग, मनी लेंडिंग, द बैंक्स आल्सो परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शन। लेन देन जो है पैसे पैसे का, इसके सिवाय भी ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी डील्स विद बैंक इन वन वे और द अदर। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बैंक आर, अब वो बात कर रहे हैं हम लोग कि अदर फंक्शंस क्या है। सो अदर फंक्शंस है कि भाई वही बात हो रही है, रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर्स। ठीक है। आप जैसे कि मैं हूँ, आप बैंक हो, मैं हूँ कोई कस्टमर नॉर्मल अकाउंट होल्डर, तो वो जाके पैसा रखता है, तो इट आई एम एक्टिंग एज ए डिपॉजिटर। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट बैंक हैज डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स टू अट्रैक्ट पीपल। सो आप क्या करोगे, हाँ, आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा स्कीम लाओगे जिसकी वजह से मुझे ऐसे फील हो कि यार हाँ यार ये बैंक पे पैसे रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई से फिलहाल अगर बैंक लोग अगर सेविंग्स, जैसे मैं अगर ऐसे ही पैसा रख रहा हूँ बैंक में सेविंग अकाउंट में, तो 4% के हिसाब से अगर देती है इंटरेस्ट, सो कोई बैंक 6% देगी। सो फिर ऑब्वियसली मेरी इच्छा यही होगी, नहीं यार मैं वो बैंक के पास जाता हूँ जो 6% इंटरेस्ट देती है। सो ये कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स है टू दे कीप मनी इन द बैंक ऑफ द चॉइस। मतलब मैं अपनी चॉइस के बैंक के पास जा सकता हूँ जो मैक्सिमम रिटर्न्स देते हैं। उसके बाद लेंडिंग की बात हो गई। लेंडिंग मतलब क्या, ऑन ऑफ कोर्स बैंक टेक डिपॉजिट या एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेंड मतलब कर्जा देना हाई रेट पे देती, ऑब्वियसली तभी जाके उनको पैसा कमाने मिलेगा। बट दे ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन अदर फंक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ नीडी पीपल। जैसे कुछ और भी फंक्शंस है, जैसे दे गिव लोन एट कंसेशनल रेट टू सम फार्मर्स। फार्मर्स है उनको वो थोड़ा कौन से कंसेशनल रेट में लोन देती है। फिर कुछ पेटी शॉपकीपर्स को, एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड पर्सन को टू स्टार्ट द बिजनेस, हैंडीकैप पर्सन को देती है, विडो टू हेल्प देयर अर्न देयर लाइवलीहुड। सो ऐसे कुछ जो समाज के ऐसे तबके हैं जिनको जरूरत ज्यादा है, उनका रोजमर्रे की जिंदगी में वो कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग को वो पैसे देती है थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब यही एक तरीके का बर्डन भी बनता है बैंक के, मतलब बर्डन मतलब क्या कि ऑब्वियसली अब देखो उनके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, वो ऐसे तबके के लोगों को इंटरेस्ट लोन देगी जो दे सकते हैं, नॉर्मल लोग को लोन देगी तो वहां से उनको तो पैसा मिलेगा। जैसे मैंने 6 रुपए का एग्जांपल दिया, और सेविंग्स में तो 4 रुपए जाने ही वाले हैं जो पैसा रखते हैं, तो बेसिकली 2 ही रुपए कमाती है। अब इसमें से भी शेयर चला जाता है, जैसे किसको जाता है, कंसेशनल जो रेट्स पे जो फार्मर्स को देते हैं, शॉपकीपर्स अनएम्प्लॉयड पर्सन को देते हैं, हैंडीकैप पर्सन को देते हैं, जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन देते हैं बैंक लोग, सो उनका यहाँ से भी कमाई थोड़ी कम हो जाती है ना। ऐसा तो एक तरीके से लोड आ ही जाता है। जैसे कोई अगर जैसे बैंकिंग एक्टिविटी कम हो गया, अभी जैसे ये लोड, ये जो लॉकडाउन, ये जो कोरोना वाला केस है, कोरोना वाले केस में ये हो रहा है कि बैंकिंग ज्यादा नहीं हो पा रही, एक्टिविटीज नहीं हो पाती, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में लेन देन ज्यादा नहीं होता है, लोन भी कोई ज्यादा ले नहीं रहा है, लेता नहीं है। ऐसे ऐसे केस में बैंक के पास पैसे नहीं आते। बैंक के पास पैसे नहीं आते तो फिर ऑब्वियसली जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास भी पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि लेन देन नहीं आ रहा, तो उसको भी बैंक से ही पैसे मिलते हैं ना। सो बेसिकली हमारा जो मेन बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास भी रिजर्व्स की कमी होने लग जाती है, और एज अ रिजल्ट हमारे देश की इकोनॉमी हिल जाती है इस तरह से। सो ये व्यवहार होना बहुत जरूरी है। ये बैंकिंग की जो एक्टिविटी है ये हमारे देश के इनकम के सोर्स को बढ़ाने का काफी, इनफैक्ट देश की प्रगति में काफी इसका योगदान है। ऐसा तो वही होता है ना कि बैंकर्स, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको जरूरत है कि कुछ ऐसे अट्रैक्टिव स्कीम्स लाए दिमाग लगा के, जिससे लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां रखें।
ठीक है। सो उसके बाद और क्या होता है, नाउअडेज प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विसेज टू सोसाइटी, जैसे द पब्लिक जैसे नाउअडेज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैलरीड पर्सन गेट देयर सैलरी थ्रू बैंक्स। अब लोग का बैंक के थ्रू ही होता है ना सैलरी आती है, तो उसमें क्या होता है, बैंक को एडवांटेज होता है, भाई बैंक ट्रांजेक्शन कर रही है, बैंक कंपनी के बिहाफ में पैसा आपको दे रही है, सो ऑब्वियसली कंपनी से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चार्ज तो करेगी वो। या ऐसा समझो कि लेन देन जो एक्टिविटी चली रही जो कि होना चाहिए, बैंक हेल्प इन ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी जैसे मुझे आपको पैसे देने हैं या आपको मुझे पैसे देने हैं, तो बैंक कुछ ना कुछ नॉमिनल पैसा उसमें चार्ज करती है कि हाँ आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा बैंक को, ट्रांजेक्शन का चार्जेस। और इन बिग सिटीज स्कूल फीस, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स, गवर्नमेंट की लोन इंस्टॉलमेंट्स, इनकम टैक्स आर पेड थ्रू बैंक्स। बेसिकली एक्टिविटी ऑफ लेन देन बढ़ गई है और ये बहुत जरूरी है, और इससे थोड़ा 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 करके पैसा आता है बैंक को। बैंक्स प्रोवाइड लॉकर्स फॉर सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, लॉकर्स भी होते हैं वहां पे, गोल्ड रखते हैं लोग, लोग अपना कुछ बहुमूल्य सामान रखते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड ट्रैवलर्स चेक्स, फॉरेन करेंसी भी रखते हैं टू बेनिफिट टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स, जो बाहर से आते हैं और उनको, जैसे कोई फॉरेनर आता है उनको इंडियन करेंसी चाहिए, तो फिर ये बैंक वही करती है कि इंडियन करेंसी, अगेन ये तरीके से क्या होता है कि ये भी तरीका बन जाता है, लेन देन चालू है तो फिर उसमें भी उन लोग को कुछ अपना मिल जाता है ऐसा। तो इसी तरह से बैंक चलती है। एटीएम कार्ड्स हो गए हैं, डेबिट कार्ड्स हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स, सब फैसिलिटीज जो कि बैंक देती है जिसकी वजह से आप अपनी एक्टिविटी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिक सी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने वाली बात है, ठीक है। अगेन आपको कोई अगर डाउट होता हो तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने का अगर आपको लगता है ऐसा। अब जहाँ तक रिकरिंग डिपॉजिट जो हमारा मेन टॉपिक है, रिकरिंग डिपॉजिट जो हम पढ़ रहे हैं, अंडर दिस स्कीम अ डिपॉजिटर चूजेस अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। चूज अब फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आप डेली मंथली बेसिस पे आप कुछ पैसा अपने बैंक में रख रहे हो और वो कितने भी महीने के लिए रखते हो, ठीक है। उसके बाद chosen by him or her at time of opening this account, जो भी आप जब भी आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उस समय आप एक अमाउंट फिक्स करते हो और वही वो हर महीने के बेसिस पे वो कट जाता है आपके अकाउंट से बैंक के अकाउंट में, ठीक है। या ऐसे समझो कि वो एक डिपॉजिट हो जाता है मंथली बेसिस पे, फिक्स हो जाता है जो कि आप निकाल नहीं सकते। सो दिस पीरियड में वेरी फॉर 3 months to 10 years, मतलब 3 महीने से लेकर 10 साल तक का आपका टेन्योर मिलता है आपको कि आप उस समय के लिए, उतने समय के लिए आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट चला सकते हो। एट द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड कॉल्ड मैच्योरिटी, द डिपॉजिटर इज पेड लमसम अमाउंट, जहाँ पे आप कुछ इंटरेस्ट दे देते हैं उन लोग। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंट इंक्लूड्स द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अकाउंट होल्डर टुगेदर विद इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ फिक्स्ड रेट। मतलब आप जब पैसा जो रख रहे हो मंथली बेसिस पे आप पैसा कुछ साल के लिए या कुछ महीने के लिए अगर रख रहे हो तो बैंक आपको उस रिकरिंग डिपॉजिट का क्वार्टरली क्वार्टरली आपको पैसा देती है, क्वार्टरली आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, ठीक है। सो वो फिक्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा। सो दिस रेट इज फिक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है, अगर वो चेंज कर रही है कुछ इंटरेस्ट तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज कर रही तो उसके हिसाब से बैंक को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीजें, बहुत ज्यादा इसको हमें बड़ा चढ़ा के नहीं देखना है, बहुत ज्यादा हमें इसको खींचना नहीं है, इतना ही समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जहां तक बात है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है, आपको अमाउंट कितना जमा होता है इंटरेस्ट के साथ, मतलब ऐसा आपको जानना है कि आपने 100 रुपया हर महीने 100 रुपया डाल रहे हो, एक 12 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ। फिर क्या होता है ना कि आप सपोज फर्स्ट मंथ पे 100 रुपया डालते हो, दूसरे महीने में आप वापस 100 रुपया डालते हो तो 200 रुपया हुआ ना। तीसरे महीने में देखा जाए तो कितना होता है कि 200 प्लस 100, 300, महीना 300 रुपया हो गया। सो बेसिकली कैसा होता है कि आपको वो इंटरेस्ट भी आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है ऐसे केस में। इसीलिए क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट से आरडी थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है कि थोड़ा उसमें रेट, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा मिल जाता है। वाई? बिकॉज
जैसे इस महीने पे थर्ड महीने पे हो तो आप थर्ड महीने पे आपका जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल मतलब थर्ड महीने में जो आपका रिजर्व है वो 300 रुपये, ठीक है ना। सो वो एक एडवांटेज हो जाता है। अच्छा, सिंस ये टोटल सम डिपॉजिट, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला कैसा है। सो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल मतलब क्या, मंथली बेसिस पे जो आप पैसा डाल रहे हो वो मल्टीप्लाई करते हैं एन, मतलब आप जितने महीने के लिए डाल रहे हो, इंटू n+1, अगेन ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 × 12 इंटू रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जैसे 5%, 10%, जो भी सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिसाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, सिंस ये टोटल सम डिपॉजिटेड इन n मंथ्स। अगेन आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसे मैंने बता दिया, p आपका क्या है, p इज मंथली इंस्टॉलमेंट। आप महीने में क्या कितना डालो, हर महीने जो आप इंस्टॉलमेंट जाएगा वो फिक्स होता है, तो वो आपका इंस्टॉलमेंट है p। n नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए डाल रहे हो वो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, और उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप अगर इंटरेस्ट में टोटल, अभी जैसे कि आप सपोज एक साल के लिए 12 महीने के लिए आप अगर 100 रुपया डालते हो, तो आप ऑब्वियसली 1200 रुपये आपने टोटल डाला। सो क्या किया आपने, आपका 12 रुपये पी है मंथली इंस्टॉलमेंट, और आपका सॉरी 12 महीने, 100 रुपया आपका पी है मंथली इंस्टॉलमेंट, और 12 महीने है, 12 महीने मतलब एन। सो ये आपका एक्चुअली आपने अपने जेब से डाला, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा आई, तो वो आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू समझ में आया आपको? आपका मैच्योरिटी वैल्यू वो होता है कि आप जितना मंथली डालते हो वो 12 महीने को से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सो ये ऐसा हो जाता है, ये आपका खुद का जेब से डाला हुआ पैसा है, उसमें जो इंटरेस्ट जनरेट होता है, ये रहा इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वो ऐड करने के बाद ये जो बन जाता है दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू सर्टेनली इज ग्रेटर देन व्हाट, it is certainly greater than total amount, जो कि it is maturity value is what, it is a value which is आपका टोटल जेब से गया पैसा प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये है आपका पूरा का पूरा रिकरिंग डिपॉजिट। अगली बार जो वीडियो होगा उसमें हम लोग करने वाले हैं सम्स। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि फ्यूचर वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सम्स। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग गाइस, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।